पहले तो परिवार में एकता लाना चाहता हूँ रामपुरा हाउस में, और उसके बाद इलाके में भी एकता आएगी, क्योंकि जब तक परिवार एक नहीं है तब तक इलाका एक कैसे हो सकता है। मेरे ख्याल से आरती अटेली से इलेक्शन नहीं लड़ेगी। मेरे ख्याल से अगर आरती को टिकट मिलेगी तो कहीं और से मिलेगी, नहीं तो अगर वो निर्दलीय लड़ेगी तो फिर वो कहीं से भी लड़ सकती है। वो तो 9 विधानसभा सीट है। जैसे आपको पता भी होगा कि 30 जून पिछले महीने मैंने एक मीटिंग रखी थी अटेली मंडी में। उस टाइम मैंने बोला था कि मैं अटेली से ही इलेक्शन लड़ूंगा, और उसके 2 हफ्ते बाद आरती और राव साहब ने भी एक मीटिंग रखी थी अटेली और कनीना में, और उसमें भी आरती ने बोला कि वो अटेली से इलेक्शन लड़ेगी। पार्टी से बात की है, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ ज़्यादा बोलूँगा नहीं अभी, जब तक हम फाइनलाइज ना कर लें। राजनीति में भी रहने का फिर यही तो मकसद है कि हम अपना हक मांगे। आपके ताऊ जी भाजपा में हैं, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, और आपके चाचा राव यादवेंद्र सिंह वो कांग्रेस में हैं। दोनों में से किसी ने ऐसे ऑफर दिया कि इधर की साइड आ जाओ? नहीं, चाचा की तो मेरे साथ काफ़ी अच्छी बनती है, लेकिन हम ज़्यादातर पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करते। मेरा यही ओपिनियन है कि जो हाउस के साथ है, हाउस और अहीरवाल एक ही है, और जो एंटी हाउस रहे हैं वो एंटी अहीरवाल ही रहे हैं। अपने फादर के लिए भी कुछ काम किए थे। मैं उनकी गाड़ी चलाता था जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे 2009 में, एंड उसके बाद भी मैंने उनकी गाड़ी चलाई थी। तो उस टाइम ज़्यादातर कोई मेरी तरफ देखता नहीं था, क्योंकि उनको पता नहीं था मैं कौन हूँ, और मैं साइड में ही खड़ा रह जाता था। आई थिंक जो ताऊ हैं उनका इतना पर्सनल टच नहीं रहा है। उनकी राजनीति थोड़ी रही है, थोड़ी डिस्टेंस। उन्होंने काम किए हैं काफ़ी लोगों के लिए, और बहुत काम किए हैं, लेकिन जो पर्सनल टच था, जो उनका जो पर्सनल कनेक्शन जो बनता, वो उतना नहीं बना उनका। फादर की तो राजनीति जो रही थी वो बहुत पैशनेट रही थी। वो हर वक्त लड़ने के लिए तैयार थे लोगों के हक के लिए, और जब भी किसी को मुसीबत आती थी तो वो फटाफट वहीं का वहीं या तो जवाब दे देते थे, या फिर बोल देते थे कि हाँ करेंगे या फिर नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं हूं कोमल राव। एनजेपी हरियाणा की टीम आज मौजूद है रामपुरा हाउस में। अहीरवाल की राजनीति दशकों तक इसी रामपुरा हाउस के इर्द गिर्द घूमती रही है, और आज हम यहां मौजूद हैं राव अभिजीत सिंह से बात करने। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू। राव अभिजीत सिंह पूर्व सीएम राव बीरेंद्र सिंह के पोते हैं, राव अजीत सिंह के बेटे हैं। देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों तक राव अभिजीत सिंह का नाम राजनीति से जुड़ा नहीं था, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि आज राव अभिजीत सिंह राजनीति में कदम रख रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर आज इनसे बातचीत करते हैं। सीधा मुद्दे से शुरुआत करते हैं। 27 जुलाई को आपने एक यात्रा की नारनौल से खेड़कीदोला बॉर्डर तक। उस यात्रा का उद्देश्य क्या था, क्या रिस्पॉन्स मिला, और कितनी लंबी यात्रा थी? यात्रा का तो मकसद यही था कि हम पूरे दक्षिण हरियाणा में एकता लाने की कोशिश करें जी। और यात्रा का नाम भी था विशाल एकता यात्रा। अब आपको तो पता ही है कि काफ़ी टाइम से अहीरवाल में के रीजन में एकता नहीं रही है जी। रामपुरा हाउस के भी खिलाफ काफ़ी लोग रहे हैं, और अब जैसे टाइम निकलते जा रहा है और लोगों को पता चल रहा है कि इंद्रजीत ताऊ की रिटायरमेंट का टाइम आने वाला है, तब दुश्मनी और बढ़ते जा रही है और खिलाफत बढ़ते जा रही है, सिर्फ अहीरवाल में ही नहीं लेकिन पार्टी में भी। और मैं चाहता हूं कि हमारे इलाके के जो लोग हैं, की जनता है, वो एकजुट बन जाए ताकि हम पार्टी पे दबाव डाल सकें, ताकि हमारी कोई इज्जत रहे। कि जो अभी जो हालात हैं वो हमारा पूरा इलाका टूट रहा है। हर जो भी लीडर है, जो अपने आप को लीडर भी मानता है, वो सब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपना हिस्सा निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी जगह बन जाए, और बाद में देखी जाएगी कि वो कहाँ पहुँचते हैं कहाँ नहीं पहुँचते। लेकिन अगर ऐसा होगा तो हमारा इलाका बाकी हरियाणा से बिछड़ जाएगा, काफ़ी पीछे रह जाएगा, और हमें बहुत टाइम लगेगा उसी लेवल पे आने के लिए। अब आपको तो पता है कि जब हरियाणा प्रदेश बना था तो मेरे दादाजी राव बीरेंद्र सिंह का कंट्रीब्यूशन बहुत था बनाने में, और उस टाइम
उन्होंने भी पूरे हरियाणा प्रदेश में एक एकता सी लाई थे। वो चौधरी देवीलाल के साथ भी थे और उन्होंने उनसे मिलके सरकार बनाई थी, तब वो चीफ मिनिस्टर बने थे। उस टाइम से और अब तक इतना फ़र्क आ गया है कि हम अहीरवाल में ही एकता नहीं रही, हरियाणा प्रदेश की तो छोड़ो। और उस टाइम भी मुद्दा यही रहा था कि हरियाणा को स्टेप फादरली ट्रीटमेंट मिल रहा था, और अब इस टाइम दक्षिण हरियाणा का वही हाल है, हमें स्टेप फादरली ट्रीटमेंट मिल रहा है। और प्रॉब्लम वही है कि एकता नहीं है, और जब तक एकता नहीं रहेगी और जब तक हम लोगों को एकजुट नहीं कर पाएंगे, तब तक हमारी कोई नहीं सुनेगा। अभी आपने एकता की बात की और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बात की। पिछले कुछ दिनों से वो भी लगातार एकता की बात कर रहे हैं, खूंटा एक करने की बात कर रहे हैं, और आप भी सेम बात कह रहे हैं। उनसे कोई बातचीत हुई है? मैंने उनसे बात की थी काफ़ी महीने पहले, लेकिन उन्होंने राजनीति की ज़्यादा बात की नहीं। और ये एकता का जो एकता के बारे में जो मैंने बात बोली है, ये तो मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ। जब से मैं राजनीति में उतरा हूँ, जब से मेरे भाई का निधन हुआ था, तब से ही मैं एकता की बात कर रहा हूँ। उस टाइम भी मैंने यही बात बोली थी कि पहले तो परिवार में एकता लाना चाहता हूँ रामपुरा हाउस में, और उसके बाद इलाके में भी एकता आएगी, क्योंकि जब तक परिवार एक नहीं है तब तक इलाका एक कैसे हो सकता है। और अब वो भी एकता के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम एक ना हो जाएं तब तक मेरे ख्याल से हम कुछ कर नहीं पाएंगे। जैसे आपको पता भी होगा कि 30 जून पिछले महीने मैंने एक मीटिंग रखी थी अटेली मंडी में। उस टाइम मैंने बोला था कि मैं अटेली से ही इलेक्शन लड़ूंगा, और उसके 2 हफ्ते बाद आरती और राव साहब ने भी एक मीटिंग रखी थी अटेली और कनीना में, और उसमें भी आरती ने बोला कि वो अटेली से इलेक्शन लड़ेगी। संभावना जताई थी उन्होंने कि एक हो सकता है अटेली। हाँ जी, तो ये मैं एकता के लिए कोशिश कर रहा हूँ और फिर वो आके ये बात कर रहे हैं, तो फिर उसका भी मैं क्या बोलूँ। तो अभी फैसला क्या हो सकता है कि आपने बोला कि आपकी भी इच्छा है अटेली से, आपकी बहन आरती राव ने भी इच्छा जता दी, तो अब अभिजीत सिंह का फैसला कैसे होगा? मेरे ख्याल से आरती अटेली से इलेक्शन नहीं लड़ेगी। मेरे ख्याल से अगर आरती को टिकट मिलेगी तो कहीं और से मिलेगी, नहीं तो अगर वो निर्दलीय लड़ेगी तो फिर वो कहीं से भी लड़ सकती है। वो तो 9 विधानसभा सीट है, कोई भी चुन ले, अटेली आना जरूरी नहीं है। जी, अभी आपने चुनाव लड़ने की बात की, किसी पार्टी ने आपको कांटेक्ट किया हो या आपने किसी पार्टी से कोई बात की हो, या फिर अकेले दम पर ही चुनावी मैदान में उतरेंगे? पार्टी से बात की है, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ ज़्यादा बोलूँगा नहीं है अभी, जब तक हम फाइनलाइज ना कर लें। क्योंकि जो मेरी मांगे हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं है, ये जो मेरी मांगे हैं पूरे अहीरवाल के लिए। और जब तक हमारे पास थोड़ा इन्फ्लुएंस ना आ जाए, थोड़ा दबाव ना आ जाए, तब तक राजनीति में भी रहने का फिर यही तो मकसद है कि हम अपना हक मांगे। जी। और मैं तो पूरी कोशिश करूँगा कि जितना इन्फ्लुएंस बना सके पार्टी में, और अहीरवाल के जितना हम कर सके वो हम करें। आपके ताऊ जी भाजपा में हैं, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, और आपके चाचा राव यादवेंद्र सिंह वो कांग्रेस में हैं। दोनों में से किसी ने ऐसे ऑफर दिया कि इधर की साइड आ जाओ? नहीं, ऑफर तो नहीं दिया, लेकिन चाचा की तो मेरे साथ काफ़ी अच्छी बनती है, लेकिन हम ज़्यादातर पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करते। आपको पता है कि पहले भी मेरे पिता इनेलो में रहे थे और चाचा कांग्रेस में और ताऊ बीजेपी में, तो पार्टी का इतना इन्फ्लुएंस हाउस पे नहीं है। और ख़ासकर बात यही रही है कि जो पार्टी जो वादे करते हैं, जो बोलते हैं कि हम कुछ करेंगे इलाके के लिए, उस पार्टी का साथ तो दिया है हमने हाउस ने। और बात यही रही है कि या तो वो हमारी मांगे पूरी नहीं कर पाए, या पूरी करना नहीं चाहते थे, या फिर कोई और हमारी खिलाफत करते, जो एंटी रामपुरा हाउस जो है। और मेरा यही ओपिनियन है कि जो हाउस के साथ है, हाउस और अहीरवाल एक ही है, और जो एंटी हाउस रहे हैं वो एंटी अहीरवाल ही रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बात बिगाड़ी है, अहीरवाल के लिए बात बिगाड़ी है। रामपुरा हाउस की खिलाफत करके जो हमें मिल सकता था वो हमें नहीं मिला।
अपना ओपिनियन होता है हर इंसान का, एक विचारधारा होती है। तो आज के समय में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें से किसके साथ आपकी विचारधारा ज़्यादा मैच कर रही है, किसके साथ आपको ऐसा लग रहा है कि ये लोग सही काम कर रहे हैं? इसका तो मैं कमेंट नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि दोनों पार्टी ने काम अच्छे भी किए हैं बुरे भी किए हैं। स्पेसिफिकली उन्होंने बैलेंस नहीं बनाया है, क्योंकि वो या तो एक तरफ कम्प्लीटली या फिर दूसरी तरफ, बीच में जो जनता की जो नीड है वो अधूरी रह जाती है, क्योंकि पार्टी आइडियोलॉजी बीच में आ जाती है। तो इसकी वजह से मैंने ज़्यादा न्यूट्रल स्टैंड ही लिया है, और मेरे हिसाब से तो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ओके, अभी ये थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन होगा कि जब अर्जुन सिंह का निधन हुआ वो एक दुखद समय था। उस समय में कुछ लोग बोल रहे थे कि आपकी जो अजीत सिंह की राजनीति है वो ख़त्म हो गई है, यहीं पे कोई पारी को आगे नहीं लेके जाएगा। कुछ लोग बोल रहे थे कि अभिजीत सिंह पारी को आगे लेके जाएंगे। आपने वो फैसला कैसे किया, क्योंकि उससे पहले तो शायद आपका कोई राजनीतिक से लिंक नहीं था? नहीं। मैं जब से हम छोटे थे, मेरे भाई और मैं, तो हमें हमेशा लगा था कि अर्जुन भैया ही राजनीति संभालेंगे, और मेरा कभी कोई इरादा नहीं था राजनीति में आने का। और उनका इलेक्शन भी था तब भी मैं नहीं आया था, क्योंकि सबको लगा था कि वही संभालेंगे, और मैं अपना थोड़ा प्राइवेट लाइफ ईज से शांति से जीना चाहता था। लेकिन उनके निधन के बाद हमने बातचीत की, और मुझे यही लगा कि ये सिर्फ राजनीति की बात नहीं है, ये जिम्मेदारी की बात है। क्योंकि जो लोग हाउस से जुड़े हुए हैं, जो हाउस के सपोर्टर रहे हैं, उनको हम ऐसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उनकी देखभाल करने के लिए कोई रहेगा नहीं। और मुझे लगा कि अगर कुछ अच्छे काम करने हैं तो करने ही चाहिए। अब धरती पे आए हैं तो फिर कुछ अच्छे कर्म करके ही जाए। अब जिनकी मदद मैं कर सकता हूँ उनकी करूँगा। अभी आपने कहा कि आप पहले काफ़ी प्राइवेट लाइफ जीते थे, तो लोग जानना चाहते हैं कि अभिजीत सिंह का बचपन कहाँ बीता, स्कूलिंग कहाँ से हुई, कैसा क्या रहा सब? ज़्यादा तो मैं दिल्ली में ही रहा था। वहाँ स्कूल गया था, मॉडर्न स्कूल, और कॉलेज भी वहीं। तो मैंने वहाँ कॉलेज में 2 डिग्री की थी, बैचलर ऑफ आर्ट्स और बैचलर ऑफ साइंस। और उसके बाद मैंने एक मास्टर्स डिग्री की, मास्टर ऑफ आर्ट्स, एंड देन MBA एंड MCA। कहाँ से किया ये सब? दिल्ली यूनिवर्सिटी से, एंड फ्रॉम UK एंड US। तो उसके बाद मैं आया था वापस, आई रिटर्न 2008 में मैं वापस आया था विदेश से। और आई थिंक 1 साल के अंदर दादाजी की डेथ हो गई थी वापस आते ही। एंड उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत अपने फादर के लिए भी कुछ काम किए थे। मैं उनकी गाड़ी चलाता था जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे 2009 में। एंड उसके बाद भी मैंने उनकी गाड़ी चलाई थी। तो उस टाइम ज़्यादातर कोई मेरी तरफ देखता नहीं था, क्योंकि उनको पता नहीं था मैं कौन हूँ, और मैं साइड में ही खड़ा रह जाता था, क्योंकि मैं चाहता नहीं था कि ज़्यादा राजनीति में इन्वॉल्व हूँ। और मैं करता था क्योंकि आई वांटेड। तो उस समय में कभी रुचि नहीं हुई आपकी कि मैं भी जाऊं? उस टाइम मैं करता था तो मैं अपने फादर के लिए करता था, उनके एज अ सॉर्ट ऑफ बॉडीगार्ड एंड ड्राइवर एंड असिस्टेंट। तो मैं करता था आउट ऑफ कंसर्न, नॉट आउट ऑफ एनी पॉलिटिकल रीज़न। तो उसके बाद मेरी शादी हो गई थी 2014 में जी। एंड उसके 1 साल बाद ही राव साहब का एक्सीडेंट हो गया था, जब वो पैरालाइज हो गए थे। उसके बाद मैं उनकी देखभाल कर रहा था थोड़े टाइम के लिए, जब वो हॉस्पिटल में थे और गुड़गांव में थे। फिर वो यहाँ रामपुरा शिफ्ट हो गए जब उनकी थोड़ी सेहत ठीक सी हो गई थी। एंड उस टाइम में फिर मैंने अपना बिजनेस भी शुरू किया था अपनी वाइफ के साथ। एंड आई हैड अ चाइल्ड, मेरा बेटा। तो उसके साथ अब तो है 7 साल का हो गया। एंड आई थिंक अब वो भी इंडिपेंडेंट हो गया है, तो मेरे पास और टाइम भी मिल गया। आपने अपने दादा की राजनीति देखी, अपने ताऊ की राजनीति देखी, अपने चाचा की भी राजनीति देख रहे हैं, क्या अंतर पाते हैं तीनों में, अपने पापा की भी? अंतर ज़्यादातर यही है कि मैंने जो देखा है कि जो मेरे दादाजी थे और पिता, उनकी ग्रास रूट लेवल पॉलिटिक्स ठीक थी। वो सबको जानते थे, सबको बाय नेम।
हर गांव में वो कहीं भी जाते थे तो वो बाय नेम काफ़ी लोगों को जानते थे, वो मैंने हर बार देखा था। एंड आई थिंक जो ताऊ हैं उनका इतना पर्सनल टच नहीं रहा है, उनकी राजनीति थोड़ी रही है, थोड़ी डिस्टेंस। उन्होंने काम किए हैं काफ़ी लोगों के लिए और बहुत काम किए हैं, लेकिन जो पर्सनल टच था, जो उनका जो पर्सनल कनेक्शन जो बनता, वो उतना नहीं बना उनका। एंड फादर की तो राजनीति जो रही थी वो बहुत पैशनेट रही थी, वो हर वक्त लड़ने के लिए तैयार थी लोगों के हक के लिए। और जब भी किसी को मुसीबत आती थी तो वो फटाफट वहीं का वहीं या तो जवाब दे देते थे या फिर बोल देते थे कि हाँ करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो वो मेरे ख्याल से लोगों को बहुत, ये बात बहुत अच्छी लगी। लेकिन ताऊ का थोड़ा डिफरेंट स्टाइल है, वो बोलते हैं कि चेक करेंगे देखेंगे, वो एनालाइज करके करते हैं, धीरे धीरे करते हैं। तो आई थिंक वो भी एक कारण है कि उनकी इतनी पर्सनल कनेक्शन नहीं बन पाया जनता के साथ। एंड अदर देन दैट आई थिंक जो उनका पर्सनल व्यू है वो काफ़ी मिलता जुलता है। वो काफ़ी टाइम से उन्होंने एक साथ ही राजनीति की थी। और जब आखिरी बार जब राव साहब कैबिनेट मिनिस्टर बने थे, आई थिंक एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने थे उस टाइम, तो तब भी इलेक्शन का जो भी कैंपेनिंग हुआ था, जो भी सब कुछ एक साथ ही किया था उन्होंने। और आई थिंक 2004 तक सब एक साथ ही थे। उसके बाद थोड़ी दरारें आ गई थी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और पार्टी के बारे में वगैरह। और फिर जब दादाजी की डेथ हुई थी तो फिर मेरे ख्याल से तब तो काफ़ी डिफरेंस आ गया था। तो राव अभिजीत सिंह किसके स्टाइल को फॉलो करेंगे या अपना ही अलग स्टाइल होगा उनका राजनीति में? नहीं, मेरा अलग स्टाइल है। जैसे मैं आपको बताया, मैं थोड़ा बैलेंस्ड रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जनता के साथ भी मैं रहूँ। अभी मैं पिछले 6 महीने से काफ़ी लोगों से मिला हूँ, तो जो पर्सनल टच है और जब मैं उनसे पर्सनली बात करता हूँ, उनके बारे में जानता हूँ, तो उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक तो उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, उनकी क्या उम्मीदें हैं। तो वो सुन के, वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोगों को वो चाहते हैं, वो अपने लिए चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, विकास चाहते हैं। तो एंड आई थिंक दैट जो मेरी सोच है, जो मैं करना चाहता हूँ, वो जनता के हिसाब से ही करनी चाहिए, जो वो चाहते हैं, जैसे वो चाहते हैं। अब हक की तो लड़ाई तो लड़नी ही है, लेकिन थोड़ा सॉफ्ट टच भी ज़रूरी है। अगर एम्पैथी नहीं है, अगर दिल खोल के लोगों से मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, तो फिर राजनीति में होने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। अगर हम सिर्फ मुद्दे पे लड़ते रहें या किसी और कैंडिडेट के खिलाफ लड़ते रहें या किसी पार्टी की आइडियोलॉजी पे लड़ते रहें, तो वो इंसानियत नहीं रहती फिर, दैट ह्यूमैनिटी। तो उसके बिना तो राजनीति में रहने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया।